तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे एजवर्थ बॉक्स के बारे में और जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में। जब ये टॉपिक आप लोग पढ़ लोगे तो इससे ही संबंधित कुछ और टॉपिक है जो कि आपको करवाए जाएंगे, जैसे कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, पेरेटो एफिशिएंसी, पेरेटो इंप्रूवमेंट, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी के सभी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे बिकॉज ये सभी टॉपिक इसी से संबंधित है। अल्टीमेटली अब हम अपनी सीरीज में एक नई कहानी स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक आपस में लिंक है और इनके ऊपर आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आगे आने वाली 5-6 वीडियोस इन्हीं टॉपिक के आसपास घूमेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम मैंने क्या बोले? पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, पेरेटो एफिशिएंसी, पेरेटो इंप्रूवमेंट, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, एजवर्थ बॉक्स, जनरल इक्विलिब्रियम। भाई बड़े भारी नाम है, सुनने में अजीब लग रहे होंगे, पसीने छूट गए होंगे, लेकिन नहीं, टेंशन ना लो। आगे आने वाली 5-6 वीडियोस में इन्हें ऐसा पढ़ा दूंगा कि भाई साहब पेपर में इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप करके आ जाओगे। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप आराम से करके आओगे। लेकिन उन सब का जो बेस है, उन सब टॉपिक का जो बेस है, वो बेस है एजवर्थ बॉक्स। अगर आपको एजवर्थ बॉक्स पढ़ नहीं पड़ा, जो आज की क्लास, जो कि पहली क्लास है इन सभी टॉपिक का, जो बेसिक क्लास है, अगर आपको एजवर्थ बॉक्स पढ़ नहीं पड़ा तो आगे आने वाला टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ नहीं पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो भैया एजवर्थ बॉक्स से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ध्यान से समझने का, पढ़ने का प्रयास करना, दिल लगा के बैठना, दिल थाम के बैठना। ठीक है, आराम से सुनना, समझना, भाई मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बताऊं मैं पहले जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में कि जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तब इसके ऊपर भी मैं आऊंगा। जरा मेरी बात को सुनना, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करना। देखो भाई, एक देश के अंदर दो प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम और बच्चों एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम। इफ वी टॉक अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो देखो ये क्या होता है बेटा, आपको पता है इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? इक्विलिब्रियम भैया वहां पे होता है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। हमने बहुत पहले पढ़ रखा है 11th-12th के अंदर कि जब डिमांड बराबर सप्लाई होता है तब जाके इक्विलिब्रियम हमको मिलता है। अब मान लो कि किसी मार्केट में, फॉर एग्जांपल बाइक की मार्केट की बात करता हूं बेटा, मान लो बाइक की मार्केट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। बाइक ऑफ डिमांड इज इक्वल टू बाइक ऑफ सप्लाई। ठीक है, डिमांड बराबर सप्लाई है और बाइक के एक प्राइस निकल के आ गए कि ये बाइक के प्राइस है। समझ में आ गया? तो भैया बाइक के प्राइस डिमांड सप्लाई के माध्यम से तय हो गए। अब मान लो बाइक के प्राइस में कोई चेंज होगा, या तो प्राइस मान लो बढ़ते हैं या प्राइस मान लो घटते हैं, तो उससे बाइक की मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? भैया पड़ेगा। बाइक के प्राइस चेंज होने से बाइक की डिमांड सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ेगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो। अब बताओ, क्या केवल इससे बाइक की मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा या फिर अदर मार्केट जो बाइक से संबंधित है उन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा? भैया बात सही कह रहे हो, अदर मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। भैया बाइक बनने में लगती है स्टील, तो कहीं ना कहीं स्टील मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा। भैया बाइक बनने में लगते हैं टायर, तो कहीं ना कहीं टायर मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। भैया बाइक बनने में लगती है बैटरी, भैया कहीं ना कहीं बैटरी मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि बाइक के प्राइस चेंज होने से केवल बाइक की मार्केट पे इंपैक्ट पड़ा, केवल बाइक की मार्केट में उतार चढ़ाव आया। मैं ऐसा मान रहा हूं कि टायर मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, स्टील मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बैटरी मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। मैं ऐसा मान रहा हूं। अगर मैं ऐसा मानूं तो इसको बच्चों बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पर हम केवल एक पर्टिकुलर मार्केट की बात करते हैं और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अदर मार्केट पे, बाकी मार्केट पे कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज केवल एक ही मार्केट पे हुआ। इवन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बाकी मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ा, बट हम क्या मान रहे हैं कि नहीं, केवल बाइक की मार्केट में ही चेंज आया। रबड़ मार्केट कांस्टेंट है, रबड़ मतलब टायर मार्केट कांस्टेंट है, स्टील मार्केट कांस्टेंट है, बैटरी मार्केट कांस्टेंट है, केवल बाइक की मार्केट में ही चेंज हुआ।
इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं ऐसा मानूं कि बाइक की मार्केट में चेंज हुआ, उसको मैंने समझा, उसको मैंने कंसीडर किया, और साथ ही साथ बाकी मार्केट पे जो इंपैक्ट पड़ा, टायर मार्केट पे, स्टील मार्केट पे, रबड़ मार्केट पे, उन सबको भी मैंने कंसीडर किया और मैंने सबकी एक साथ स्टडी करी, मैंने सबको एक साथ समझा, उसको बच्चे बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर केवल एक मार्केट की बात नहीं होती, उस वस्तु से संबंधित जितनी भी मार्केट है उन सब की बात होगी, उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। तो एक होता है पार्शियल, जहां पे केवल एक ही मार्केट की बात कर रहे हैं, अदर मार्केट को कांस्टेंट माना, और एक होता है जनरल, जहां पे एक मार्केट नहीं उससे संबंधित सभी मार्केट को शामिल कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? वैसे तो जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम एक अलग टॉपिक है, अलग कहानी है। यहां पे बस मैंने आपको उसका 1%, केवल 1% एक ओवरव्यू दिया है। इनकी अलग कहानी है तो उसको अलग रहने दो। यहां पे बस हमको इतना जानना था कि पार्शियल इक्विलिब्रियम है क्या और जनरल इक्विलिब्रियम है क्या। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम की, जहां पे एक मार्केट नहीं सभी मार्केट को शामिल किया जाता है, सभी को देखते हुए स्टडी की जाती है। अब जनरल इक्विलिब्रियम कोई टॉपिक छोटा मोटा नहीं है। जनरल इक्विलिब्रियम एक बड़ा बवाल है, कोई छोटा बवाल नहीं है, एक बड़ा बवाल है। जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर टॉपिक बहुत सारे आते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम कोई एक लेक्चर खेल नहीं है, इसके अंदर टॉपिक बहुत सारे आते हैं, बट हमको सभी नहीं पढ़ने। हमको आज की क्लास में जनरल इक्विलिब्रियम के केवल एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है, दैट इज एजवर्थ बॉक्स। एक्चुअल में एजवर्थ बॉक्स है क्या? तो एजवर्थ बॉक्स एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि जनरल इक्विलिब्रियम किस प्रकार अचीव किया जाएगा। जनरल इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हम जिस टूल का यूज कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में, उसका नाम है एजवर्थ बॉक्स। इसके अलावा जनरल इक्विलिब्रियम में और भी टॉपिक आते हैं, अभी नहीं पढ़ने, वो बात की बात है। आज हम जनरल इक्विलिब्रियम के केवल एक टॉपिक को जानेंगे, दैट इज एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स होता क्या है और उससे इक्विलिब्रियम किस प्रकार अचीव किया जाता है, इसको जानेंगे। भाई नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, एजवर्थ बॉक्स, भैया कौन सा बॉक्स आ गया, ये डिब्बा कौन सा आ गया, भैया ये डिब्बा प्रोटीन डिब्बा है क्या? बेटा ये प्रोटीन के डिब्बे नहीं है, नालायक, कोई इकोनॉमिक्स का डिब्बा है, दैट इज एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ एक इकोनॉमिक्स का नाम था, उसके नाम पे रखा गया है। उसका नाम था फ्रांसिस सिड्रो एजवर्थ, उसके नाम पर इस टॉपिक को रखा गया है। उन्होंने इस एजवर्थ बॉक्स की खोज की थी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अभी एजवर्थ बॉक्स होता है क्या है, तो इसको भी जरा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है एक बार उसको लेक्चर में देख लेते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि भैया 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं एक देश के अंदर, जैसे कि एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम और एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम। अगर बात करें पार्शियल इक्विलिब्रियम की, तो यहां पे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन होगा। यस, डिमांड सप्लाई आपस में मिलेंगे, लेकिन हम केवल एक पर्टिकुलर मार्केट की ही बात कर रहे हैं। हम क्या मान रहे हैं, जो अदर मार्केट है, जो बाकी मार्केट है वो कांस्टेंट है, बाकी मार्केट के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि मैं केवल बात कर रहा हूं बाइक के प्राइस चेंज होने से बाइक की डिमांड सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो बस मैं बाइक को देख रहा हूं, उससे संबंधित मैं बाकी मार्केट को इग्नोर मार रहा हूं, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम थोड़ी बात करें नेचुरली, मतलब अगर बात करें थोड़ी नेचुरल सी, तो भाई सिंपल सी बात यह है कि भैया इंपैक्ट केवल एक पे नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट सब पे पड़ेगा। थोड़ी ढंग की बात, थोड़ी लॉजिक वाली बात करो ना, कि इंपैक्ट केवल बाइक पे नहीं पड़ेगा, बाइक के साथ साथ भैया टायर मार्केट पे, रबड़ मार्केट पे, बैटरी मार्केट पे, स्टील मार्केट पे, इन सब पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो जब हमने इस पार्शियल इक्विलिब्रियम को थोड़ा एक्सटेंड किया, तो हमने एक नए प्रकार के इक्विलिब्रियम की खोज करी, जिसका नाम रखा गया जनरल इक्विलिब्रियम। और जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन होगा, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम में आएंगे, लेकिन यहां पे हम सेवरल मार्केट, मतलब सभी मार्केट को शामिल करेंगे, केवल एक मार्केट की बात नहीं करेंगे। आगे बोलता है, अ कॉमन टूल
इन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज द एजवर्थ बॉक्स। जनरल इक्विलिब्रियम को पढ़ने का सबसे कॉमन टूल क्या है? एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको पल्ले पड़ेगा कि जनरल इक्विलिब्रियम प्राप्त कैसे होता है। एजवर्थ बॉक्स की बात करें तो एक इकोनॉमिस्ट के नाम पर रखा गया है, उनका नाम था फ्रांसिस सिड्रो एजवर्थ। उसके नाम पे, उनके नाम पे एजवर्थ बॉक्स को जो है रखा गया है। एजवर्थ बॉक्स बताता है, अलाउ करता है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल ट्रेडिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। एजवर्थ बॉक्स में हमको एक बात एज्यूम करनी पड़ती है, और वो ये एज्यूम करना पड़ता है कि देश में केवल दो लोग हैं, दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, और वो दो ही वस्तु का ट्रेड कर रहे हैं, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। सो देयर आर ओनली टू पीपल एंड देयर आर ओनली टू गुड्स, इसलिए उसको 2x2 मॉडल भी कहते हैं कि केवल दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी, और उनके पास केवल दो वस्तु है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। आगे बोलता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2x2 मॉडल ऑफ प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी। इस प्रकार की इकोनॉमी को प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी कहते हैं। भैया मतलब बताओ? मतलब ये कि बेटा प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी वो होती है जहां पर प्योरली 100% केवल और केवल एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज माने क्या? सेल एंड परचेज हो रहा है। मतलब जरा समझो, अगर आप गूगल पे डालोगे प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी क्या होता है, तो गूगल पे आएगा प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी वो होता है जहां पे किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता। और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं कि देश में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, देश में कोई प्रोड्यूसर नहीं है, देश में केवल दो लोग हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, और उनके पास वस्तु है एक्स और वाई, और वो आपस में वस्तुओं का एक्सचेंज कर रहे हैं। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वस्तु देश में ऑलरेडी बनी हुई है, अब देश में और कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, देश में वस्तु ऑलरेडी बनी हुई है और उन्हीं वस्तु को आपस में एक्सचेंज किया जा रहा है, देश में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इस प्रकार के देश को बोलते हैं प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे एजवर्थ बॉक्स में मान रहे हैं कि हम प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2x2 का मॉडल है, इस 2 का मतलब है दो लोग और इस 2 का मतलब है दो वस्तु। आगे बताऊं, एजवर्थ बॉक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम इंडिफरेंस कर्व का यूज करते हैं। यस, एजवर्थ बॉक्स समझने के लिए हमको इंडिफरेंस कर्व की नॉलेज होनी चाहिए, जहां पर हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस की स्टडी करते हैं। आपको पता होगा इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस की स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर को क्या ज्यादा पसंद है, क्या कम पसंद है। तो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से और कंज्यूमर की प्रेफरेंस के माध्यम से ट्रेडिंग आउटकम को निकालेंगे। ट्रेडिंग आउटकम का मतलब है कि वो दो लोग किस प्रकार ट्रेड करेंगे, किस प्रकार व्यापार करेंगे, हम उसको इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। होपफुली कि इंट्रोडक्शन क्या है एजवर्थ बॉक्स का, जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जानो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस अभी उतना जानो, ज्यादा इकोनॉमिस्ट अपने आप को मत समझो। भाई मैं पढ़ा दूंगा, मैं सारा करवा दूंगा, पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। जितना पढ़ाऊं बस उतना अच्छे से पढ़ लो भाई, और कुछ नहीं करना। होमवर्क में तुम्हें देता नहीं हूं, बस जो पढ़ाता हूं बस तुमको वही तो पढ़ना है, तो पढ़ो उसको। चलिए, इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब मैं आपको थोड़ा, मैंने बोला कि इंडिफरेंस कर्व का ज्ञान होना चाहिए। भैया हमने तो कभी इंडिफरेंस कर्व पढ़ा ही नहीं। बेटा देखो, अब आप इस बड़े लेवल की स्टडी कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, अब आप एक हायर लेवल पर पहुंच चुके हो, तो ऐसा मेरा एज्यूम करना बनता है कि आपको इंडिफरेंस कर्व आता होगा। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व नहीं आता तो मुझे नहीं पता आप इस लेवल तक कैसे पहुंच गए। इंडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व की नॉलेज नहीं है तो पहले जाके बेटा 11-12 की इको पढ़ के आओ और इंडिफरेंस कर्व करके आओ, तभी आप इसको समझ पाओगे। हालांकि इंडिफरेंस कर्व की थोड़ी बहुत बेसिक बातें मैं बता दूंगा, मैं इतना अच्छा हूं कि आपको इंडिफरेंस कर्व की थोड़ी बहुत बेसिक बातें बता दूंगा, बट डोंट थिंक कि यहां पर बैठ के मैं इंडिफरेंस कर्व डिटेल में पढ़ाऊंगा। उतनी ही बातें बता दूंगा जितनी यहां पर नीड है, लेकिन
फॉर नॉलेज पर्पस आपको इंडिफरेंस कर्व आना ही चाहिए। नालायको सुनो, तो चलो बताता हूं मैं आपको एजवर्थ बॉक्स बनता कैसे। ये डिब्बा डिब्बा यस प्रोटीन का डिब्बा ये बनता कैसे, ये एजवर्थ बॉक्स बनता कैसे है, आइए इसको पहले एक रफली समझते हैं, उसके बाद प्रॉपर स्केल से बना के दिखाऊंगा। पहले एक रफली आइडिया लो एजवर्थ बॉक्स ये है क्या। भाई ये बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजवर्थ बॉक्स। तो वहां पे पागल मत बन जाना, पढ़ा रहा हूं लिख के आना, ठीक है। सुनो चलिए, तो जरा यहां पे समझने का प्रयास करते हैं और इंडिफरेंस कर्व की जो दो चार बातें आपको बोल रहा हूं वो आपको मैं यहां पे समझा भी देता हूं कि इंडिफरेंस कर्व की दो चार बातें आपको कौन सी पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना, पेन कॉपी छोड़ दो, बस यहां पे फोकस करो, ठीक है। देखो बेटा, मान लो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कस्टमर ए की, कि एक हमारे पास कस्टमर है ए, ठीक है, और ये बने उसके इंडिफरेंस कर्व। बेटा मान लो कस्टमर ए का इंडिफरेंस कर्व 1, कस्टमर बी का इंडिफरेंस कर्व 2 और कस्टमर ए का इंडिफरेंस कर्व 1, कस्टमर ए का ही इंडिफरेंस कर्व 2 और कस्टमर ए का ही इंडिफरेंस कर्व 3। एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर बोलना चाहिए, कस्टमर नहीं कंज्यूमर। एक कंज्यूमर है, उसका इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। अब इंडिफरेंस कर्व की ये वाली बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। यस, IC3 आपको देगा सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी IC2 पर, उससे कम मिलेगी IC1 पर, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास बेटा मान लो एक इंसान और है जिसका नाम है बी, ठीक है, और यह है उस बी के इंडिफरेंस कर्व, बी का इंडिफरेंस कर्व 1, बी का इंडिफरेंस कर्व 2 और बी का इंडिफरेंस कर्व 3। सेम, जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो ये तो आपकी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होता है उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। पहली बेसिक बात, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरी बेसिक बात आपको पता होनी है चाहिए कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। IC1 पर जो पॉइंट ये बना और जो पॉइंट ये बना, जितनी सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट से मिलेगी उतनी ही इस पॉइंट से मिलेगी, उतनी ही इस पॉइंट से मिलेगी। IC2 पर ये बना, जितनी सेटिस्फेक्शन इससे मिलेगी उतनी ही इससे मिलेगी, उतनी ही इससे मिलेगी। मतलब एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट बनते हैं वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी इससे उतनी ही इससे, उतनी ही इससे। अच्छा ये मत सोचना भैया उतनी ही तो फिर इससे मिलेगी, बेटा नहीं, इससे अलग मिलेगी, बिकॉज ये ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है, इस वाले पॉइंट से ज्यादा मिलेगी। लेकिन इससे सेम मिलेगी, इससे सेम, इन तीनों से सेम मिलेगी, इन तीनों से सेम मिलेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे जो बनते हैं उन सब से सेम मिलती है, अलग वाले से सेम नहीं मिलती। तो अलग इंडिफरेंस कर्व तो इनसे अलग मिलेगी भाई। इसी प्रकार ये अलग इंडिफरेंस कर्व है तो इनकी सेटिस्फेक्शन अलग है। लेकिन जो एक इंडिफरेंस कर्व पे बनते हैं इसकी सेम है, ऐसे ही इसकी और इसकी, इन तीनों की सेम है, और इसकी और इसकी, इन तीनों की सेटिस्फेक्शन सेम है। तो ये वाली बात तो आपको होपफुली इंडिफरेंस कर्व की पता होगी। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि एजवर्थ बॉक्स बनता कैसे है, ठीक है। जरा मेरी बात को सुनो। मान लिया ये हमारे ए की बात है, यहां लिखा मैंने ओ, और ओ ए एक वाला है, और ये ओ यहां लिख दिया मैंने बी। यहां बेटा मान लो ये हमारा गुड एक्स है और ये हमारा गुड वाई है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी ये हमारा गुड एक्स है, ये हमारा गुड वाई। अच्छा एक बात बताओ, पूछूं, बताना। इंडिफरेंस कर्व की मैंने दो बातें क्या बताई? इंडिफरेंस कर्व की दो बातें मैंने ये बताई, जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन, और एक इंडिफरेंस कर्व पे बनने वाले सभी पॉइंट, एक की बात कर रहा हूं, एक इंडिफरेंस कर्व पे बनने वाले सभी पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। ये सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, ये और ये तीनों सेम देंगे, ये और ये तीनों भी सेम सेटिस्फेक्शन देंगे।
ये बात पता होनी चाहिए। अब देखो एजवर्थ बॉक्स बनता कैसे है, अब सुनना बात को बहुत ध्यान से। अब मेन कहानी स्टार्ट होने वाली है, मैं भी आपको रफली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात जरा समझो, ये है कंज्यूमर ए का डायग्राम। लो जी लो, मैंने बना दिया कंज्यूमर ए का डायग्राम, ऐसे बन गया जी, ठीक है। ये बन गया हमारे कंज्यूमर ए का डायग्राम, ठीक है जी। यहां लिखा मैंने ओ ए, यहां लिखा गुड एक्स और यहां लिखा गुड वाई। अब एक बात बताओ, अगर मैं कंज्यूमर बी की बात करूं और इसका जो ये डायग्राम ऐसे, अभी इंडिफरेंस कर्व को भूल जाओ कि अंदर इंडिफरेंस कर्व मान लो नहीं है, वो भूल जाओ। अभी इसकी बात करो, इसका जो डायग्राम है, इसका जो डायग्राम है, अगर मैं इसको घुमा दूं, मेरे हाथों की मूवमेंट देखो, डायग्राम ऐसा है। अगर मैं इसको घुमा दूं, इस डायग्राम को मैं घुमा दूं तो कैसा बन जाएगा पता है? ये डायग्राम जैसे ही घूमेगा, ये घूम के ना ऐसा बन जाएगा भाई साहब, है कि नहीं है? ये अगर मैं घुमाऊं ये ऐसे, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। जो ओबी था, ये ओबी यहां पहुंच जाएगा। ये जो गुड एक्स था, ये गुड एक्स यहां पहुंच जाएगा। और जो गुड वाई था, ये गुड वाई बच्चों आपका यहां पहुंच जाएगा। यकीन नहीं हो रहा? कॉपी में बनाओ और कॉपी को घुमाओ, और जब कॉपी घुमाओगे तो आपको दिखेगा गुड एक्स ऊपर आ गया, गुड वाई इस साइड आ गया और ओबी का ओबी रह गया। और इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेंगे? ये आपके बने ऐसे ऐसे जी, ये इंडिफरेंस कर्व आपके ऐसे ऐसे बन जाएंगे भाई साहब। तो कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने घुमा दिया और घूम गया, ये घूम गया, और इसको उठा के मैंने यहां रख दिया। ये घूम गया ना, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया। कुछ इस प्रकार रख दिया। ओ बी, गुड एक्स ऊपर आ गया, ये लो जी, और गुड वाई साइड में आ गया, ये लो जी, और ये आपका एक बॉक्स बन गया। और इसी बॉक्स को बच्चों बोलते हैं एजवर्थ बॉक्स। यस, ये क्या है आप लोगों का? यही है आप लोगों का एजवर्थ बॉक्स। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं एजवर्थ बॉक्स। यस। और बात करो इंडिफरेंस कर्व की, तो इसके बने हैं ए के ऐसे, तो ए के बन जाएंगे इंडिफरेंस कर्व ऐसे ऐसे, सॉरी, और बी के बने हैं ऐसे, तो बी के बन जाएगा आपके इंडिफरेंस कर्व ऐसे ऐसे। तो कुछ इस प्रकार का आपका एजवर्थ बॉक्स बनता है। ये आपको रफली बना के सिखाया, बना के दिखाया। इसको मेन किस प्रकार से बनाया जाएगा अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल बताओ एजवर्थ बॉक्स रफली मतलब कि किस प्रकार बनेगा। एक आइडिया मिल गया? जी हाँ, एक आइडिया तो मिल गया। अब एजवर्थ बॉक्स किस प्रकार काम करता है, कैसे बनता है, इसको अब एक मेन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको रफली एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं एजवर्थ बॉक्स मेनली बनता कैसे, कैसे क्या होता है। जरा मेरी बात को सब बच्चे सुनने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। तो यहां पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी मैंने बॉक्स रखा बना के, ठीक है। यहां बात हो रही है हमारे ए की, ये जो यहां से लेके ये जो ये है, ये हमारा कस्टमर ए का है, और यहां से लेके ये जो ये है हमारा कस्टमर बी का है। गुड एक्स यहाँ पे ये आ गई, ऐसे ही गुड एक्स आपकी ऊपर भी है, गुड एक्स आपके ऊपर आ गई, गुड एक्स ये, थोड़ा मैं डायग्राम छोटा कर दूं ताकि दिख जाए आप लोगों को अच्छे से। ऐसे ही गुड वाई ये और गुड वाई आपकी ये आ गई। होपफुली समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका एजवर्थ बॉक्स। अब एजवर्थ बॉक्स के थोड़े अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं। एजवर्थ बॉक्स के थोड़े अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए, सुनना बात को बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, इसका नाम रखा मैंने सी, ठीक है। अब एक बार देखते हैं इस सी पॉइंट पर किस पर्सन को कितनी क्वांटिटी मिल रही है। एक बार इस एजवर्थ बॉक्स के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। जरा एक बार देखेंगे, ठीक है। मैं स्केल से आपके सामने इसको प्लॉट कर रहा हूं, जरा एक बार ध्यान से समझने का सब बच्चे प्रयास करना।
ठीक, और ये ऐसे। देखो जी, तो जब मैं सी पॉइंट पे आया तो सी पॉइंट पे नोटिस किया मैंने कि अब देखो ध्यान से देखना डायग्राम की स्टडी कैसे करने हैं। अगर मैं केवल देखूं ए को, तो ए के लिए ये लाइन भूल जाओ। अगर मैं थोड़ा लाइन को अलग रंग से करूं तो ए के लिए आप क्या नोटिस करो, ए के लिए बस आप इन रेड वाले पॉइंट को नोटिस करो, ठीक है, और बी के लिए आप ब्लू वाले पॉइंट को नोटिस करो। देखो भाई, अगर बात करूं ए की, तो ए क्या कर रहा है, ए गुड एक्स की केवल यहां से लेके यहां तक ही कंज्यूम कर रहा है। ए गुड एक्स केवल यहां से लेके यहां तक कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोल दिया कि ए कंज्यूम कर रहा है कि यहां मैंने मान लो बोल दिया एक्स, ए केवल एक्स तक कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ओ ए से केवल एक्स तक कंज्यूम कर रहा है, इसको मान लो मैंने एक्स बोल दिया, और ये मैंने बोल दिया एक्स ए बोल, चलो मान लो एक्स ए बोल दिया क्योंकि ए का है, और इसको मैंने बोल दिया कि वस्तु y की केवल यहां तक कंज्यूम कर पा रहा है। देखो ना, ये और ये भाई ए का पॉइंट ये और यही तो बन रहा है, तो वस्तु y की केवल वो कहां तक, यहां तक, ये इसको माने मैंने बोल दिया y ए क्यों बोला, क्योंकि कस्टमर ए है, कंज्यूमर ए है, तो कंज्यूमर ए y की ओ ए से लेके y ए तक कंज्यूम कर रहा है, और वस्तु x की ओ ए से लेके x ए तक। अगर थोड़ा मैं इसको प्लॉट करूं तो ऐसे कि वस्तु x की इतनी मात्रा कंज्यूम कर रहा है और वस्तु y की वो इतनी मात्रा कंज्यूम कर रहा है। कौन, ए, x की इतनी y की इतनी। अगर बात करूं मैं b के, तो b के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ध्यान रखना, डायग्राम उल्टा है, तो b को थोड़ा उल्टी नजर से देखना, उल्टे पॉइंट ऑफ व्यू से जरा एक बार देखने का ट्राई करना। अगर b की बात करें तो b कितना कंज्यूम कर रहा है जी, b यहां से स्टार्ट होगा और यहां से केवल कहां ये गया, बस यहां तक पॉइंट आया, तो b केवल यहां तक कंज्यूम कर रहा है, b केवल यहां तक, यहां से ले केवल यहां तक कंज्यूम कर रहा है b, यहां से केवल यहां तक, इसको मान लें, और ये कौन सी वस्तु y, इसको मान लो मैंने बोल दिया yb, तो b केवल yb तक कंज्यूम कर रहा है। और बात करें x की, तो ये x तक ये गया, और ये b x की यहां से लेके यहां तक कंज्यूम कर रहा है, इसको मान लो मैंने बोल दिया x, वस्तु x किसका, b का, xb। तो बात करें b, तो b ने इतना कंज्यूम किया x को और b ने इतना कंज्यूम किया y को। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है x का कंजम्पशन जो a ने किया, y का कंजम्पशन जो a ने किया, और ये वाला है बच्चों y का कंजम्पशन जो b ने किया, और ये है x का कंजम्पशन जो b ने किया। याद रखना, एजवर्थ बॉक्स में हम एक बात एज्यूम करते हैं कि सभी के सभी गुड्स का यूज हो रहा है, कोई भी गुड्स खाली नहीं है, पूरा 100% कंजम्पशन हो रहा है। खुद सोचो ना, खुद देखो ना, x, a ने x का इतना किया, a ने x का इतना किया, तो इतना x बच गया ना, और खुद देखो जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, तो बाकी बचा हुआ x का कंजम्पशन b ने किया, a ने केवल इतना किया, और बाकी बचा जो इतना बच गया x का कंजम्पशन, देखो ये सेम ऊपर आ गया, इतना कंजम्पशन x का b ने किया, ठीक है। इसी प्रकार a ने y का इतना कंजम्पशन किया, इतना कंजम्पशन किया, इतना बच गया, इतना कंजम्पशन करने के बाद खुद देखो ये इतना जो इतना बच गया, ये देखो इतना कंजम्पशन ये b ने किया। तो यहाँ पे सभी गुड्स का पूरा कंजम्पशन हो रहा है, x का भी पूरा हो रहा है, x का a ने इतना किया, b ने इतना किया, और y का a ने इतना किया और b ने इतना किया। अगर ये एजवर्थ बॉक्स का पॉइंट अगर चेंज होगा, मान लो अभी हम C पॉइंट पे है, अगर इस एजवर्थ बॉक्स का मान लो पॉइंट चेंज होता है और पॉइंट चेंज होके मान लो हम यहां पर पहुंच जाते हैं, इसको मान लो मैंने पॉइंट T बोल दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का कंजम्पशन लेवल चेंज हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का कंजम्पशन लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर मान लो मैं T पर पहुंच गया, तो T पे क्या हो रहा है, T पे पहले देखो x का, तो ये नीचे आ जाओ, ये
और ये देखो, तो अगर टी पर देखे एक्स का कंजम्पशन, तो एक्स का कंजम्पशन अब बढ़ गया, एक्स यहां से लेके यहां तक, सॉरी ए का कंजम्पशन बढ़ गया। ए पहले एक्स की इतनी कंज्यूम कर रहा था, सॉरी ए एक्स का पहले इतना कंजम्पशन कर रहा था, अब एक्स का इतना कंजम्पशन करेगा, तो ए के लिए एक्स का कंजम्पशन बढ़ गया, इतना कंजम्पशन अब क्या कर रहा है, वो एक्स का ज्यादा कर रहा है, इतना कंजम्पशन एक्स का बढ़ गया। जबकि y का जो कंजम्पशन है वो देखा जाए तो y का कंजम्पशन घट गया, पहले ए y का इतना कंज्यूम कर रहा था, अब केवल इतना कंज्यूम कर रहा है, y का कंजम्पशन घट गया। तो a के लिए x का तो कंजम्पशन बढ़ गया लेकिन y का कंजम्पशन घट गया। अच्छा बताओ, क्या इस चीज को मैं ऐसे बोल दूं, इस चीज को मैं ऐसे बोल दूं कि ए एक्स का कंजम्पशन कर रहा है ज्यादा, एक्स पहले इतनी कंज्यूम कर रहा था, अब कंज्यूम कर रहा है ज्यादा, इसका मतलब ए ने एक्स खरीद लिया, ए ने एक्स खरीदा, अबे तभी तो ज्यादा एक्स ज्यादा यूज कैसे कर रहा है, तो उसने एक्स खरीदा। तो मैं बोल दूं कि अगर बात करें ए की, तो ए क्या है, ए है बायर ऑफ एक्स, क्योंकि ए ने एक्स परचेज किया तभी एक्स का यूज कर रहा है ज्यादा, और ए ने वाई को सेल किया, सेलर ऑफ वाई, क्यों सेल किया भाई, ए ने वाई को सेल किया तभी तो वाई का कंजम्पशन कम हो गया, पहले ए इतना वाई कंज्यूम कर रहा था, अब केवल यहां पे हो गया इतना वाई कंज्यूम कर रहा है, इट मींस क्या, इतना ए ने बेच दिया। तो ए है वाई का सेलर और एक्स का बायर। जबकि अगर बात करें बी के, तो इस टी पॉइंट पर अगर बी को नोटिस करो तो देखो ये ऐसे और ये ऐसे, इस पर अगर बी को नोटिस करें, बी के कंजम्पशन को नोटिस करें, तो आप देख पा रहे हो बी का कंजम्पशन वाई का बढ़ गया, बी वाई का पहले ओ वाई बी तक कंज्यूम कर रहा था, अब बी यहां तक कंज्यूम कर रहा, इतना कंजम्पशन बी का वाई के लिए बढ़ गया। देखो ना, पहले बी के पास केवल इतना वाई था, अब इतना वाई यूज कर रहा है, इट मींस क्या, बी का कंजम्पशन वाई के लिए बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बी ने वाई परचेज किया तभी तो बी वाई का कंजम्पशन कर रहा है ज्यादा, तो बी क्या है, बी है बायर ऑफ वाई, बी ने वाई परचेज किया। जबकि देखा जाए बी पहले एक्स का यहां से लेके यहां तक कंजम्पशन कर रहा था, अब कंजम्पशन इस टी पॉइंट के अकॉर्डिंग कंजम्पशन घट गया, बी के लिए एक्स का कंजम्पशन कम हो गया, क्योंकि बी ने जरूर एक्स सेल कर दिया होगा, एक्स बी ने बेच दिया तभी तो बी के पास अब एक्स वस्तु कम बची, तो बी क्या है, बी है सेलर ऑफ एक्स। और खुद देखो ध्यान से, इन दोनों को देखो, तो ए ने वाई को सेल किया तभी तो बी ने वाई को बाय किया, ए है वाई का सेलर, बी है वाई का बायर, और ए ने एक्स को बाय किया तभी तो बी ने एक्स को सेल किया, ए है एक्स का बायर और बी है एक्स का सेलर। तो एजवर्थ बॉक्स में क्या होता है, आपका पूरा 100% कंजम्पशन होगा। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर शिफ्ट होते हो तो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, लेकिन गुड्स की टोटल अवेलेबल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। होपफुली समझ में आ रहा होगा मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपका एजवर्थ बॉक्स जो है काम करता है। अब इस एजवर्थ बॉक्स में इंडिफरेंस कर्व का क्या रोल है, एक बार मैं आपको उसको भी समझाना चाहूंगा। अगर आपको एजवर्थ बॉक्स नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप इस चीज को पहले नोट कर लीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया, होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब जरा मैं इसको इन वाले पॉइंट्स को जो नए नए मैंने बनाए थे अभी इनको बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे इन पॉइंट्स की नीड नहीं है। ठीक है, अरे मुझे इसमें से किसी भी पॉइंट की, नए वाले पॉइंट की नीड नहीं है, इसको मैंने मिटो दिया नए वाले पॉइंट्स को। चलिए अब जरा हम लोग समझते हैं अपने इंडिफरेंस कर्व के रोल को। अब मान लो यहां पे मैंने दो इंडिफरेंस कर्व बनाए, एक इंडिफरेंस कर्व बच्चों बनाऊंगा मैं बी का और एक इंडिफरेंस कर्व बच्चों बनाऊंगा मैं ए का।
ठीक है। तो मान लो बी मैं हमेशा शो कर रहा हूं ब्लू से और ए शो कर रहा हूं मैं ए से। बेटा मान लो मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, ध्यान से समझने का प्रयास थोड़ा मैं, ठीक है। देखो भाई आपको पता है बी का इंडिफरेंस कर्व बनेगा ऐसे और ए का इंडिफरेंस कर्व बनेगा ऐसे, बी का ऐसे और ए का ऐसे, ठीक है। चलो तो मान लो मैंने ये बच्चों बनाया इंडिफरेंस कर्व किसका, बी का, थोड़ा मैंने मार्कर लिया है मोटा ताकि समझ में आए। यह बच्चों बी का इंडिफरेंस कर्व, ओके। अब बनाता हूं मैं इंडिफरेंस कर्व ए का, ठीक है। ये बच्चों क्या आ गया जी, ये आ गया हमारे ए का इंडिफरेंस कर्व। बताओ समझ में आ गया, नहीं आया? मैं एक बार आपको और अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करके शो करता हूं, देखो बहुत ध्यान से। ये आ गया बी का इंडिफरेंस कर्व और ये आ गया हमारे ए का इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। मैं इनकी जरा नेमिंग कर दूं। यहां लिखा मान लो मैंने कि IC1 किसका, ए का, IC1A, और इसका नाम लिखा मान लो मैंने इसका नाम लिखा मैंने IC1 किसका, बी का, ठीक है। ये दो इंडिफरेंस कर्व आ गए। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। यहां पे हमारा पॉइंट क्या है जी, यहां पर हमारे पॉइंट का नाम है C, वो ढक गया। यहां पर हमारे पॉइंट का नाम है C। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर कंज्यूमर इस समय इस C पर रहे तो क्या वो बेस्ट लेवल पे, बेस्ट सिचुएशन पे है कि नहीं है? अगर कंज्यूमर इस समय केवल C पे रहे तो क्या वो अपने आप में बेस्ट है या नहीं है? जरा खुद सोचो और बताओ, क्या C पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है या वो थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है? जरा सोच के बताओ। मेरी बात को जरा सुनने का और समझने का अच्छे से प्रयास करना। वो इस समय C पर है, ठीक है। C पर आपका इंडिफरेंस कर्व ए भी है और इस C पर आपका इंडिफरेंस कर्व बी भी है, और इस समय मान लो दोनों को इक्वल लेवल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दोनों अपने मजे में, दोनों बेटर ऑफ कंडीशन में है। बेटर ऑफ का मतलब होता है अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अगर मान लो, बहुत ध्यान से सुनना बात को, बहुत ध्यान से, मान लो अगर इंडिफरेंस कर्व ए हमारा थोड़ा आगे बढ़ा, ए ने अपने इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा आगे बढ़ाया, ठीक है। ए का बच्चों बनाऊंगा मैं नया इंडिफरेंस कर्व। ए ने इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा आगे बढ़ाया, मान लो ये बन गया ए का नया इंडिफरेंस कर्व, और इसका नाम मैंने बोला IC2 और ऊपर ए, कि ए का IC2। अब जरा मेरी बात को बहुत ही गौर से समझने का प्रयास करना। अगर ए, अब इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात करता हूं। इस वाले पॉइंट को मैंने कुछ नाम दिया, ठीक है। मैंने क्या नाम रखा इस पॉइंट का, एक मिनट मैं जरा, इस वाले पॉइंट को मान लो मैंने बोला एस। क्या बोला बच्चों मैंने? एस, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम रखा मैंने एस रखा। अब बताओ, अब अगर हम एस पर पहुंच जाए तो एस पर पहुंचने से क्या होगा बताओ? एस पर पहुंचने से, अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि ये जो हमारा ये वाला एरिया है, इस इंडिफरेंस कर्व के बनने से पहले जो ये इंडिफरेंस कर्व, ये नीला वाला और ये ओल्ड रेड, पुराना रेड वाला, इनके बीच का जो एरिया है, इस एरिया को बच्चों बोलते हैं नेगोशिएशन एरिया। नेगोशिएशन एरिया का मतलब है अब जो भी ट्रेड होगा वो इस ही के बीच होगा। क्यों? क्योंकि अगर इससे बाहर जाऊंगा तो देखो, इससे बाहर जाना मतलब बी का अंदर आना। बी के लिए तो एक प्रकार से अंदर आ रहा है ना, और आपको पता अगर इंडिफरेंस कर्व अंदर आएगा तो सेटिस्फैक्शन कम है, लॉस है। तो अगर मैं इससे बाहर यहां जाऊंगा तो बी को लॉस है, और अगर ए का मैं अंदर आऊंगा तो यहां पे ए को लॉस है। तो हमारा जो भी नेगोशिएशन होगा अब इस पूरे एरिया के बीच होगा, और इसे क्या बोलते हैं? इस पूरे एरिया को बच्चों बोला गया नेगोशिएशन एरिया, कि जो भी ट्रेड होगा इसके बीच में होगा। अब मान लो
ए ने अपने इंडिफरेंस कर्व को आगे बढ़ाया और इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गया पॉइंट एस पर ए पहुंच गया। सुनना बात को बहुत ध्यान से। अब बताओ, जैसे ही ए आगे बढ़ा, ए को सेटिस्फेक्शन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भैया बढ़ गई, क्योंकि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। जैसे ही ए आगे बढ़ा, ए की सेटिस्फेक्शन, जैसे ही ए आगे बढ़ा, ए की सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ गया। लेकिन क्या इससे बी को कोई फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि बी तो अभी भी अपने पुराने वाले ही ओल्ड वाले इंडिफरेंस कर्व पे है। और आपको पता है जितनी सेटिस्फेक्शन बी को मिलेगी सी से, उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी बी को एस से। तो अगर बी सी पर हो या बी एस पर हो तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे ए के आगे बढ़ते ही ए को मजा आ रहा है, बिकॉज ए ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गया। इस चीज को बच्चों बोलते हैं पेरिटो इंप्रूवमेंट। आगे लेक्चर में कराऊंगा, बट जान लो इस पॉइंट एस को मैं नाम क्या दूंगा? इस पॉइंट एस को मैं नाम दूंगा पेरिटो इंप्रूवमेंट। पेरिटो इंप्रूवमेंट का मतलब समझो क्या होता है? पेरिटो इंप्रूवमेंट का मतलब होता है, एक्चुअली पेरिटो एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इन पॉइंट्स की बात करी। ठीक है, एजवर्थ बॉक्स अलग था, उसके अंदर पेरिटो ऑप्टिमैलिटी अलग है। ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल समझो, एस को बच्चों बोलेंगे पेरिटो इंप्रूवमेंट। पेरिटो इंप्रूवमेंट क्या होता है? पेरिटो इंप्रूवमेंट का मतलब होता है अपना फायदा करना बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यहां पे ए ने अपना फायदा किया बिना बी को नुकसान पहुंचाए। यहां पे ए का बेटर ऑफ हुआ। ए पहले ओल्ड इंडिफरेंस कर्व पे था, वो ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गया, ए का बेटर ऑफ हुआ। लेकिन क्या इससे बी को कोई फर्क पड़ा? क्या बी का नुकसान हुआ? नहीं, बी की सेटिस्फेक्शन सेम है, वो पॉइंट सी पे रहेगा तब भी सेम है, पॉइंट एस पे आएगा तब भी सेम है। ठीक है, तो ये हो गया पेरिटो इंप्रूवमेंट। क्या भैया इससे भी अच्छा कुछ पॉइंट हो सकता है? सी से अच्छा एस मिल गया, सी पे बी तो सेम था लेकिन ए को सेटिस्फेक्शन कम मिल रही थी। सी से अच्छा पॉइंट एस है, बी अब भी सेम है लेकिन अब ए को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। क्या भैया कोई इससे अच्छा पॉइंट हो सकता है? जी हां, इससे अच्छा पॉइंट भी हो सकता है। अब अगर मैं बी का इंडिफरेंस कर्व चेंज करूं, अगर मैं बी का एक नया इंडिफरेंस कर्व बनाऊं और मैं बी का इंडिफरेंस कर्व चेंज करूं, और देखो मैं ये इंडिफरेंस कर्व बनाऊं बी का, इसको नाम दिया मान लो मैंने IC2 ऑफ बी। अब बताओ इससे क्या हो गया? भैया बी भी आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ गया। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बी का इंडिफरेंस कर्व भी आगे बढ़ गया। और क्या मिल रही है? अब बी को मिलेगी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। मान लो कि यहां पर हमने एक पॉइंट प्लॉट किया ये, और इसको नाम दिया टी। अब बताओ इस टी पे क्या हो रहा है? इस टी पर भैया ये हो रहा है, इस टी पे ये हो रहा है कि ए को सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है, क्योंकि जितनी उसको मिलेगी एस से उतनी ही उसको मिलेगी टी से, क्योंकि एस और टी सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, तो ए को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन हां, अब बी को भैया बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि बी जो है आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ गया। अब बी को सी पे जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी टी पे थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो मेरे ख्याल से सी से अच्छा पॉइंट एस था और एस से भी अच्छा पॉइंट टी है भाई, क्योंकि टी पे बी को भी क्या मिल रही है? ज्यादा सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और ए को भी क्या मिल रही है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यही वाला पॉइंट आपका बेस्ट पॉइंट माना जाएगा। और इस टी पॉइंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं पेरिटो ऑप्टिमैलिटी। पेरिटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है? पेरिटो ऑप्टिमैलिटी ये होता है कि अब अगर टी से स्थिति चेंज करी तो किसी एक को पक्का नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर बी और आगे आना चाहे, यहां पे आना चाहे,
तो जैसे ही बी आगे आएगा, बी के आगे आते ही ए पीछे हो जाएगा, तो बी को तो फायदा होगा। जैसे ही बी आगे आएगा तो ए जो है अपने पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पे आएगा, ए जो है नीचे हो जाएगा। इससे क्या होगा, बी के आगे आने से बी को तो फायदा होगा, लेकिन ए अपने पुराने वाले देखो एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मान लो बी यहां पे आ गया, मिटो दूंगा उसको मैं। अब बी तो आगे आ गया, बी को तो फायदा हो गया, लेकिन देखो पॉइंट अब यहां मिल रहा है ना, तो ए अपने पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गया, जिसकी वजह से यहां पे ए को लॉस होगा। तो यहां पे बी को फायदा होगा बट ए को लॉस होगा, और इसी को बोलते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओ, अब उस पॉइंट के बाद आपने हरकत करी, तो अगर उस पॉइंट के बाद आपने हरकत करी तो एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को 100% लॉस होगा। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप बिना किसी का लॉस किए अपना बेनिफिट नहीं कर सकते। अगर आपको अपना बेनिफिट करना है तो सामने वाले पार्टी का लॉस होगा। समझ में आ गया? तो इस वाले पॉइंट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे पहुंच जाएंगे तो बी को तो फायदा होगा बट ए को क्या होगा, ए को लॉस होगा। तो इस वाले पॉइंट पे हम लोग जो है नहीं जाएंगे। अच्छा, इसी प्रकार मान लो अगर ए आगे बढ़ता है, अगर ए आगे बढ़ता है, चलो भाई ए मान लो आगे बढ़ता है और ए आगे बढ़ के अपने यहां पर पहुंच गया, ये नया पॉइंट आ गया। अब ए तो आगे बढ़ गया, ए को तो बेनिफिट होगा, लेकिन देखो इस वाले पॉइंट की वजह से बी अपने पुराने इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब बी को लॉस होगा। तो यहां पर बी को नहीं जाना चाहिए, यहां पर बी को मतलब यहां पर ए को नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ए को तो बेनिफिट होगा, ए ऊपर पहुंच गया, बट बी को लॉस होगा। तो फिर ये वाला पॉइंट भी यहां भी जो है नहीं जाया जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि टी सबसे बेस्ट पॉइंट है और इस पॉइंट को पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं, या फिर इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज। यस, इसी पॉइंट पे हमारा जनरल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है और इसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज। दोबारा बोलो, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज। तो पेपर में अगर ये आ जाए जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो आप यही बना के आएंगे, एजवर्थ बॉक्स, उसके अंदर इंडिफरेंस कर्व। तो टी हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। और इसी को पेरेटो ऑप्टिमैलिटी या फिर जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज कहेंगे, बिकॉज इससे आगे बढ़ना या पीछे हटना बेवकूफी होगी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम वहां पे आता है जहां पे दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, आपस में टच करते हैं, टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। जहां पे दो इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट करते हैं, वहां पर आपका पॉइंट आता है। अब इस टी पॉइंट पे देखा जाए तो इस टी पॉइंट पर अब गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। इस टी पॉइंट पर अब वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। हम पहले सी पे थे, लेकिन सी से एस पे आने का ट्राई किया तो एस अच्छा पॉइंट नहीं था। अब हम सीधा टी पे आएंगे तो टी अच्छा पॉइंट है, और जैसे ही मैं टी पर आऊंगा, टी पर आते ही गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चेंज। कैसे? ये आपका ब्लू से करना है मुझे, ये वाला इतना, ये आपका हो जाएगा स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला आपका हो गया ये वाला आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बी के लिए, कि बी पहले एक्स बी तक कर रहे थे कंज्यूम, अब बी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। देखो आपको लग रहा है बढ़ नहीं रहा, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये घट रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। तो बी के लिए एक्स का कंजम्पशन कम हो गया, ये एक्स बी था, बी के लिए एक्स का कंजम्पशन कम हो गया, मान लो घटकर वो एक्स बी 1 हो गया। लेकिन बात करें वाई के कंजम्पशन की, तो बी का वाई का कंजम्पशन पहले वाई बी तक था, लेकिन अब यहां तक पहुंच गया
तो बी के लिए वाई का कंजम्पशन इतना बढ़ गया, ये बेटा मान लो बढ़ के हो गया YB1। तो बी के लिए एक्स का कंजम्पशन घटा बट वाई का कंजम्पशन बढ़ा और बी अपने बेहतरीन पॉइंट पे आ गया। इसी प्रकार अगर बात करें किसकी, ए की, तो ए के लिए देखा जाए, अगर ए के लिए देखा जाए, इसको मैं रेड पेन से बनाने का ट्राई कर रहा हूं। अगर ए के लिए आप ध्यान से देखो तो ए के लिए क्या हो रहा है जी, ए के लिए पहले वाई का कंजम्पशन इतना था, अब घट के इतना हो गया। ए के लिए वाई का कंजम्पशन पहले वाई ए तक था, अब बेटा मान लो YA1 तक हो गया, घट गया। देखो ना, ऑब्वियस ही बात है, अगर बी का वाई का कंजम्पशन बढ़ेगा तो ए को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ए का कंजम्पशन घटेगा। लेकिन ए का कंजम्पशन एक्स के पहले यहां तक था, अब एक्स का बढ़ गया, ओ पहले एक्स ए तक था, अब बेटा मान लो XA1 तक हो गया। तो ए के लिए एक्स का बढ़ा, लेकिन ए के लिए जो है सॉरी बी के लिए एक्स का घट गया। अगर मैं थोड़ा यहां पे दिमाग लगाऊं तो जरा आप मुझे बता पाओगे कि किसने कितना क्या सैक्रिफाइस किया, ए ने बी ने वस्तु का कितना सैक्रिफाइस किया। तो देखो बात करता है पहले किसकी, यहां पे थोड़ा रफली काम करते हैं, ठीक है। बात करते हैं बच्चों पहले किसकी, बात करते हैं पहले ए की। चलो बताओ ए ने क्या किया। अगर बात करें वस्तु एक्स की, अगर बात करें गुड एक्स की और फिर गुड वाई की, तो गुड एक्स में ए को, ये बात मुझे हो रही है ए की, गुड एक्स में ए को गेन हुआ है कितना, एक्स ए पहले था, अब इतना हो गया, तो इतना क्या हुआ है, इतना गेन हुआ है एक्स ए से लेके XA1 तक। तो गुड एक्स में गेन हुआ, गेन लिखा मैंने, गेन कितना गेन हुआ, एक्स ए से लेके XA1 तक का गेन हुआ, XA1। और गुड वाई की बात करें तो गुड वाई में इनको सैक्रिफाइस देखने को मिला, कितना सैक्रिफाइस मिला, इतना सैक्रिफाइस देखने को मिला। पहले क्या था, ओ ए से लेके YA तक का कंजम्पशन था वाई का, अब ओ ए से लेके YA1 तक का कंजम्पशन है, तो इतना घट गया, कितना, YA से लेके YA1 तक। तो गुड वाई में तो ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा, कितना, YA से लेके YA1 तक, YA से लेके YA1 तक का सैक्रिफाइस। तो ए को एक्स में गेन हुआ, जबकि ए को गुड वाई में सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब अगर बात करें बी की, गुड एक्स की और गुड वाई की, तो जरा ध्यान से देखो, बी को गुड एक्स में सैक्रिफाइस करना पड़ा। बी पहले एक्स का कंजम्पशन एक्स बी तक कर रहा था, अब केवल यहां से लेके यहां तक XB1 तक कर रहा है, बी को इतना सैक्रिफाइस करना पड़ा। देखो ना, इतना अगर एक्स का, इतना अगर ए का गेन है तो बी का उतना सैक्रिफाइस भी तो है, कितना, XB से लेके XB1 तक। तो बी ने गुड एक्स में सैक्रिफाइस किया XA से लेके, सॉरी XB से लेके XB1 तक, जबकि Y में B को बेनिफिट मिला। पहले YB तक कंजम्पशन था, अब YB1 तक पहुंच गया, इतना क्या मिला, इतना B को जो है ज्यादा कंजम्पशन Y का मिला। तो B को Y में गेन हुआ, कितना गेन हुआ जी, YB से लेके YB1 तक Y। तो यहां पे आपने देख लिया किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान हुआ, ठीक है। और अब हम जो है इस वाले पॉइंट पर आ गए, और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या बोला, इस वाले पॉइंट को आप बोल सकते हो परेटो ऑप्टिमैलिटी, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर परेटो ऑप्टिमैलिटी। जो एस वाला पॉइंट है, इस एस वाले पॉइंट को मैंने बताया था, इसको बोलते हैं परेटो इंप्रूवमेंट। परेटो इंप्रूवमेंट वो होता है जहां पे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आप अपना बेनिफिट करो, और सी
सी हमारा सबसे स्टार्टिंग का वाला पॉइंट था, सबसे पहले हम यहीं पे थे सी पे, उसके बाद हम ए से टी पर गए। तो सी को बच्चों बोलते हैं इनिशियल, इसको बच्चों बोलते हैं इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल एंडोमेंट। समझ में आ गया? तो सी को बोलेंगे इनिशियल एंडोमेंट, इनिशियल कॉम्बिनेशन, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एस को बोलते हैं परेटो इंप्रूवमेंट, और टी को बोला जाएगा परेटो ऑप्टिमैलिटी या फिर जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज। होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो। अब मुझे बस रीडिंग करवानी है, टॉपिक खत्म हो चुका है। चलिए जी, अब एक बार देखेंगे ध्यान से। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब एजवर्थ बॉक्स के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, कि एजवर्थ बॉक्स में क्या होता है, फिक्स डायमेंशन आपका होता है कि एक्स पे इतना, वाई पे इतना, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम अवेलेबल क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू इंडिविजुअल। यस, एक्स एजवर्थ बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की क्वांटिटी को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्स की ए पे कितनी, बी पे कितनी, और वाई की ए पे कितनी, बी पे कितनी। आगे बोलता है हम यहां पे ये भी एज्यूम करते हैं कि याद रखना वो दोनों इंडिविजुअल सारी की सारी गुड्स का कंजम्पशन करेंगे, कोई भी गुड्स खाली नहीं रहेगी। अगर 10 वस्तु है एक्स की तो 10 के 10 का कंजम्पशन किया जाएगा, भले ही ए 8 करे बी 2 करे, या ए 2 करे बी 8 करे, बट 10 के 10 का कंजम्पशन होगा। आगे बोलता है इट मे बी नोटेड दैट अ पॉइंट इन द एजवर्थ बॉक्स रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू गुड्स बिटवीन टू कंज्यूमर। एजवर्थ बॉक्स के अंदर कोई भी हमारा जो पॉइंट होता है वो शो करता है कि भाई साहब जो बी है उसने कितना लिया एक्स का और वाई का, और जो आपका ए है उसने कितना लिया वाई का और एक्स का। तो कोई भी जो एक पॉइंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है दो गुड्स का दो कंज्यूमर के बीच, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, ये दर्शाता है कि अगर दो इंडिविजुअल आपस में ट्रेड करते हैं और मूव होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मतलब यहां पे हो, अब अगर आप यहां से इस वाले पॉइंट पर मूव हो गए तो क्या हो जाएगा जी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चेंज। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया जी, डिस्ट्रीब्यूशन ए का होगा कि ए के पास इतनी एक्स है, इतनी वाई है, और बी के पास अब इतनी एक्स है, सॉरी इतनी हाँ एक्स है और इतनी क्या है वाई है। तो जैसे ही आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। बोले तो कि क्वांटिटी परचेज और सोल्ड करनी पड़ जाती है। या तो अब ए एक्स बेचेगा तो वाई खरीदेगा, और बी अगर रहेगा बी एक्स खरीदेगा और वाई बेचेगा, जो कि हमने अभी जस्ट पहले देखा कि आपस में किस प्रकार सेलर और बायर ये लोग बन जाते हैं जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमने जस्ट इसको पढ़ लिया। आगे बोलता है कि याद रखना केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स का केवल वो चेंज होगा कि एक्स ए पे पहले इतनी एक्स थी अब इतनी एक्स हो गई, इतनी वाई थी अब इतनी वाई रह गई। बी पर पहले इतना आपके पास एक्स था अब इतना एक्स हो गया, और इतना वाई था और इतना, मतलब अल्टीमेटली केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। याद रखना जो टोटल क्वांटिटीज है वो आपकी सेम रहती है, टोटल क्वांटिटी आपकी सेम रहती है, बस अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया, भाई सारा पढ़ा दिया, ठीक है। तो एजवर्थ बॉक्स के बारे में ये बात हम लोगों ने जान ली थी। अब आगे बोलता है कि जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इट मींस एजवर्थ बॉक्स के अंदर अब इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, वो दो इंडिफरेंस कर्व आपस किस प्रकार इक्विलिब्रियम में आएंगे, अब वो देखना है। तो बोलता है कि एजवर्थ बॉक्स के अंदर हम लोग इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं दो अलग अलग लोग के। ए का इंडिविजुअल ए का इंडिफरेंस कर्व अलग होगा, बी का इंडिफरेंस कर्व अलग होगा, और वो दोनों की प्रेफरेंस को शो करेगा कि ए को क्या पसंद है, कितना पसंद है, और बी को क्या पसंद है, कितना पसंद है। याद रखना एज वी मूव
upward from bottom left to top right, the satisfaction of individual A increases. As we know, higher indifference curve shows higher level of satisfaction. इस लाइन का जरा मतलब समझो. इस लाइन का मतलब यह है, क्या लिखा है यहां पे, लिखा है कि मूव अपवर्ड फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट. मान लो कि ये आपका एजवर्थ बॉक्स है और ये आपका ए का इंडिफरेंस कर्व है. बॉटम लेफ्ट होता है ये वाला, इट मींस इन दोनों केस में ये लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट का बॉटम इट मींस ये वाला. ये राइट साइड है और राइट का टॉप इट मींस ये वाला. तो अगर मैं अपवर्ड जाऊंगा बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट, मतलब यहां से बॉटम लेफ्ट से अगर मैं टॉप राइट की ओर जाऊंगा, तो ऐसे जाने से ए की सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बी का कर्व है, जो बी का कर्व, बी वाला जो कर्व है, वो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कर्व अंदर आ रहा है. तो इस तरफ जाने से ए वाला कर्व ऊपर जा रहा है, ए की सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन बी के नजरिए से वो कर्व अंदर आ रहा है, तो बी की सेटिस्फैक्शन घटेगी. तो वही बोलता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल ए इंक्रीजेस, लेकिन सेटिस्फैक्शन ऑफ बी डिक्रीजेस, क्योंकि ए मूव सक्सेसफुली हायर इंडिफरेंस कर्व. ए तो हायर पे जा रहा है, लेकिन बी देखा जाए तो बी हौले हौले, जब ए इस साइड आएगा तो बी जाएगा, तो बी हौले हौले अंदर की ओर जा रहा है. तो बी जा रहा है लोअर इंडिफरेंस कर्व पे, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, तो बी की सेटिस्फैक्शन घटेगी बिकॉज बी अंदर जा रहा है, और ए की बढ़ेगी बिकॉज ए ऊपर आ रहा है. ठीक है, आगे बोलता है द एरिया बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड नेगोशिएशन एरिया. मैंने बताया था कि ये वाला इंडिफरेंस कर्व, ये और ये, इनके जो बीच का एरिया है बेटा, इसी में ट्रेड होगा, और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन एरिया. आगे बोलता है जो आपका एक्सचेंज मस्ट, जो आपका एक्सचेंज है, जो आपका ट्रेड है, जो व्यापार है, वो इसी एरिया के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा. अब ये जो लाइन कह रहा है, इसका जरा मतलब समझो बेटा. यहां पे आपके दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट तो कर गए, बट इनको किस प्रकार बोला जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है. जब आप लोगों ने बचपन में इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRSXY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड x एंड गुड y. याद रखो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहां पे, आपने पहले पढ़ रखा है. अगर नहीं पढ़ रखा तो बस याद रख लो कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, MRSXY. अब बताओ, इस टी पॉइंट पे, इस टी पॉइंट पे जो ये वाला इंडिफरेंस कर्व है, किसका, बी का, जो बी का इंडिफरेंस कर्व है और जो ए का इंडिफरेंस कर्व है, इस वाले पॉइंट पर आपस में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट मींस इस पॉइंट पे जो बी का स्लोप है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो बी का स्लोप है और जो ए वाले इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, वो सेम, बिकॉज दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं. और इकोनॉमिक्स का नियम है, जब भी दो कर्व आपस में टच करे या इंटरसेक्ट करे, वहां पे दोनों की वैल्यू सेम होती है. तो इट मींस इस टी पॉइंट की बात करूं तो टी पे क्या हो रहा है, जो टी पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफ बी. इट मींस ए का स्लोप, ए वाले इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बी वाले इंडिफरेंस कर्व का स्लोप सेम है. तो इस टी पॉइंट पे, इस इक्विलिब्रियम पे दोनों का स्लोप सेम है. इट मींस मैं बोल सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहां पे आता है, कि इक्विलिब्रियम वहां पे आता है, इक्विलिब्रियम वहां पे आता है जहां पे दोनों कर्व के, बी वाला कर्व और ए वाला कर्व, जहां पे दोनों कर्व के स्लोप इक्वल होते हैं. अच्छा बताओ, जरा बताओ, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है जी, वो होता है MRSXY. ये किसका है, ए का, तो ऊपर लिख दिया ए. और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होगा, बी का, जी बी का होगा MRSXY, ऊपर लिख दिया बी. इट मींस इक्विलिब्रियम में आने के लिए
दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए। तो एम आर एस एक्स वाई ऑफ ए एम आर एस एक्स वाई ऑफ बी के बराबर होगा। जहां पे ये भाई साहब टच कर रहे हैं, यहां पे इसका स्लोप सेम होगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल पे दोनों कर्व का स्लोप सेम होता है। तो इट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज एम आर एस एक्स वाई ऑफ ए विल बी इक्वल टू एम आर एस एस वाई ऑफ बी। समझ में आ गया? और यही वाली बात आपकी जस्ट यहां पे लिखी है कि याद रखना, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज या फिर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज या फिर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वुड लाई वहीं पे होगी जहां पे टू इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू ईच अदर, जहां पे दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होंगे। मतलब एम आर एस एक्स वाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? एम आर एस एक्स वाई ऑफ बी। समझ में आया जी? आ गया। उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे पेपर में, और डायग्राम बनाने के बाद इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो डायग्राम मैंने बनाया ये उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं इसको एक बार जल्दी से पढ़ूं 2 मिनट के अंदर, तो क्या लिखा है? वो लिखा है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उसको बच्चों बोलते हैं एंडोमेंट, कि सबसे पहले गुड्स का इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दो गुड्स का दो इंडिविजुअल के बीच पॉइंट सी द्वारा शो किया गया है। और यस करेक्ट है। सबसे पहले हम कहां पे थे जी? सबसे पहले हम सी पर थे, सबसे पहले हम यहां पे थे। उसके बाद बोलता है सी पर देखा जाए तो इंडिविजुअल ए के पास गुड एक्स की ओ ए एक्स ए मात्रा है और गुड वाई की ओ ए वाई ए मात्रा है। इसको मैं दिखाऊं आपको कि इस अगर सी की बात करें तो सी पर एक्स की कितनी मात्रा है? ए के पास ओ ए से लेके एक्स ए तक, तो क्या बोलूंगा उसको मैं? इसको बोलूंगा ओ ए एक्स ए। और सी पर वाई की देखो कितनी वाई की? ओ ए से लेके कहां तक? यहां तक वाई ए। तो सी पॉइंट पर एक्स की ओ ए एक्स ए और वाई की ओ ए वाई ए तक मात्रा है। इसी प्रकार बोलता है जो एक्स की रिमेनिंग मात्रा बच गई वो किसके पास है? बी के पास है। देखो ना, अगर ए के पास इतना एक्स तो इतना एक्स किसके पास जाएगा? बी के पास। देखो बी के पास, देखो बी के पास इतना ही एक्स है, ये रहा, यहां से लेकर तक एक्स बी के पास है। कितना? ओ बी से लेके एक्स बी, सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। ओ बी से लेके एक्स बी, तो लिखा हुआ है कि बी के पास क्या है जी? बी के पास है ओ बी एक्स बी। और बात करें वाई की, तो कितनी मात्रा है वाई की बी के पास? तो देखो अगर ए के पास वाई की इतनी मात्रा थी, इतनी मात्रा, तो इतनी बच गई। इतनी किसके पास होगी? बी के पास। इतनी बोले तो ये इतनी ओ बी से लेके वाई बी, तो ओ बी वाई बी, ओ बी वाई बी किसके पास है जी? ओ बी वाई बी है बी के पास। ठीक है, वुड गो टू इंडिविजुअल बी। तो सबसे पहले बताया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कि सी पॉइंट पे ए के पास कितना एक्स कितना वाई और बी के पास कितना एक्स कितना वाई। आगे बोलता है इस इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे गुड एक्स और गुड वाई जो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी के बीच है, गुड एक्स और गुड वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सी पॉइंट पर हमारे दो इंडिफरेंस कर्व ए का और बी का आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस सी पॉइंट पे इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी का इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट सी इज नॉट द इक्विलिब्रियम। लेकिन हम इस सी पॉइंट को इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको इससे भी और अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन सी पे नहीं मिल रही ना भाई, सी से अच्छा एस है और एस से अच्छा भी टी है भाई। क्या लिखा है उसके आगे लिखा है कि बिकॉज, तो सी इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? बिकॉज दे बोथ कैन गेन वेलफेयर और कैन बेटर ऑफ इफ दे एक्सचेंज सम ऑफ अमाउंट ऑफ गुड possessed by them। इट मीन्स उनके पास जो गुड्स है, जिनके पास उनका पोजेशन है, अधिकार है, इनके पास जो गुड्स है, अगर वो उसको थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे ना तो बोथ कैन गेन वेलफेयर, दोनों को फायदा हो सकता है, दोनों को ही बेटर ऑफ हो सकता है। तो जब सी से
अच्छा पॉइंट उनको मिल सकता है, तो सी इक्विलिब्रियम कैसे होगा? सी इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज दोनों अगर गुड्स को हल्का फुल्का चेंज करे तो दे कैन बिकम बेटर ऑफ। आगे बोलता है, तो चलो हम सी से पॉइंट एस पे आ गए। कहां पे आ गए? हम सी से मान लो इस वाले पॉइंट एस पे आ गए। अब बोलता है पॉइंट एस पे ओनली इंडिविजुअल बी कैन बेटर ऑफ, द सिचुएशन ऑफ इंडिविजुअल ए बिकम सेम एज बिफोर। यहां मैंने शायद लिख दिया उल्टा, पॉइंट एस पर इंडिविजुअल ए, यहां पे आएगा, अपने नोट्स में आप ठीक कर लेना। पॉइंट एस पर इंडिविजुअल ए कैन बेटर ऑफ, इंडिविजुअल ए को फायदा मिला क्योंकि पॉइंट एस पर इंडिविजुअल ए ऊपर पहुंच गया, तो इंडिविजुअल ए को फायदा मिला, बट इंडिविजुअल बी अपने ओल्ड इंडिफरेंस कर पे उसे कोई फायदा नहीं मिला, तो लिखा है ए को बेटर ऑफ हुआ, ठीक है। लेकिन जो बी है, यहां बी आएगा, बी आपका पहले के जैसा सेम है, तो ये भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहलाएगा, बट इसको परीटो इंप्रूवमेंट के नाम से जाना जाएगा। अब बोलता है अगर हम पॉइंट टी पे आ जाए, देखो अब मैं कहां पे आ गया? इस पॉइंट टी पे आ गया, कि अगर हम पॉइंट टी पे आ गए तो ए और बी दोनों को ही फायदा मिलेगा, दोनों ही बेटर ऑफ में आ गए। ए को तो फायदा मिल ही रहा था ऊपर पहुंचने का, लेकिन बी भी थोड़ा आगे बढ़ गया और बी को भी फायदा हुआ, तो यहां पे ए और बी दोनों को ही फायदा मिलेगा, ठीक है। आगे बोलता है एनी मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट टी, लेकिन अब अगर पॉइंट टी से कोई मूवमेंट करते हो तो एक को मिलेगा फायदा, दूसरे को होगा नुकसान। मैंने बताया था कि अगर आप टी से अभी यहां पे आगे बढ़ोगे, इस साइड आगे जाओगे, तो बी को मिलेगा फायदा बट ए को लॉस, और ठीक है इस साइड जाओगे तो इस साइड बढ़ने पे ए को मिलेगा फायदा बट बी को लॉस। तो अब टी पे रहोगे और टी को बोला जाएगा पेरिटो ऑप्टिमैलिटी या फिर जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आगे बोलता है तो पॉइंट टी शो करता है क्या? जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज, और इसको अपन लोग पेरिटो ऑप्टिमैलिटी या फिर पेरिटो एफिशिएंसी भी कहते हैं। अब जब हम क्योंकि टी पे आ गए, तो टी पे आने से क्या हो गया? टी पे आने से हमने देखा कि वस्तुओं का एक्सचेंज हुआ। ए क्या बन गया? ए इज द नेट बायर ऑफ गुड एक्स, और ये वाली बात हमने यहां पे लिख रखी है कि ए क्या है? ए को गुड एक्स का क्या हुआ? फायदा हुआ, क्योंकि ए ने गुड एक्स को बाय किया। कितना फायदा हुआ? एक्स ए वन का। तो ए ने वस्तु एक्स खरीदी, जिसकी वजह से ए को वस्तु एक्स का फायदा हुआ। कितना हुआ? एक्स ए यहां वन आएगा, एक्स ए वन का फायदा हुआ। जबकि बी इज द नेट सेलर ऑफ गुड वाई, बी ने गुड वाई बेची, जिसकी वजह से बी को गुड वाई में लॉस हुआ। देखो ना, बी को गुड वाई में, एक मिनट यहां पे शायद गलत लिखा हुआ है, यहां पे ये लिखा हुआ है गलत, बिकॉज ये मैंने लिया था पहले, बनाया मैंने बाद में, ठीक है। एक मिनट, इसको आप एक काम करो, इसको मत पढ़ो यहां से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। इसको मत पढ़ो यहां से, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप यहीं से पढ़ो अपना, कि अगर बात करें ए की, तो ए को गुड एक्स में क्या हुआ है? फायदा हुआ है। अगर ए को फायदा हो मतलब क्या? ए ने गुड एक्स बाय करी, तो उसको गुड एक्स में फायदा हो रहा है, और ए ने गुड वाई सेल करी होगी, तभी उसको क्या करना पड़ा? वाई का, तो ए है गुड एक्स का बायर और गुड वाई का सेलर। जबकि बी क्या है? बी ने गुड एक्स को सेक्रीफाइस किया, मतलब बेचा, तो बी क्या है? बी है गुड एक्स का सेलर, और बी ने गुड वाई परचेस करी, तो बी क्या है जी? बी है गुड वाई का बायर। आप इस वाले पॉइंट को देखो, उस वाले पॉइंट को थोड़ा कट कर दो, भूल जाओ, समझ में आ गया? इसको आप अपनी इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया, बिकॉज मैंने डायग्राम अभी बनाया है और इसको लिखा मैंने पहले था, थोड़े पॉइंट आगे पीछे हो गए, इसलिए इसको हटा दो, इसको आप अपने आप जो है लिख लेना। तो यहाँ पे होपफुली डिटेल में अच्छे से पढ़ाई 1 घंटा हो गया, लेकिन इस 1 घंटे में होपफुली एजवर्थ बॉक्स, पेरिटो ऑप्टिमैलिटी, पेरिटो इंप्रूवमेंट, ये सारी की सारी बातें एकदम अच्छे से डीप में, गहराई में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं भी थक गया, तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।